नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी के सच्चे वारिस, अद्भुत वक्ता, उत्कृष्ट लेखक, इतिहासकार, सुनहरी ख्वाब देखने वाले और आधुनिक भारत के निर्माता के खिताब से नवाजे जाने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो यकीनन वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के साथ साथ पंडित जी ने भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने, उसे मजबूत बनाने और देश के नवनिर्माण में जो भूमिका निभाई उसके लिए हिंदुस्तान हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। 1929 में लाहौर कांग्रेस के दौरान महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल जी ने भारत को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। पंडित जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से खस्ताहाल और विभाजित हुए भारत का नवनिर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पंडित जी ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से योजनाएं बनाई जिसके सार्थक नतीजे वर्षों बाद मिले। 50 और 60 के दशक में भारत का ज़बरदस्त नवनिर्माण हुआ और उसके विकास के नए नए मंदिर बनाए गए, जैसे भाखड़ा नाकल दाम, हीराकुंड रेहंद बांध, भिलाई, बोकारो और राउरकेला जैसे इस्पात कारखानों की बुनियाद रखी गई। योजना आयोग कायम किया गया और विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों वाले देश को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाना कोई आसान काम नहीं था, वो भी ऐसे समय में जब धर्म के नाम पर देश विभाजित हो चुका था। लेकिन पंडित जी ने भारत में लोकतंत्र की बुनियाद रखी, जिसकी जड़ें अब काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं और जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इसके अलावा भारत को सही ढंग से समझने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो पकड़ पंडित जी में थी, वो शायद भारत के किसी दूसरे राजनेता में नहीं थी। अपने प्रधानमंत्री काल में विदेश विभाग हमेशा उनके पास रहा और इसी दौरान उन्होंने मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और सुकार्नो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। लेकिन आज पंडित नेहरू की विरासत को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके नज़रिए, उनकी विचारधारा को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या है नेहरू की विरासत और वो क्यों ज़रूरी है? देश देशांतर में आज यही विषय हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक विवेक काटजू, इतिहासकार प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, आरएसएस विचारक संदीप महापात्रा भी हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस रूप में देखते हैं? आज देश में उनकी 127वीं जयंती मनाई जा रही है। क्या प्रासंगिकता है आज नेहरू की? नेहरू की तो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिकता है इस वक्त, क्योंकि जो हमारा 100 साल का जो आंदोलन जिससे भारत बना, उस आंदोलन की जो सोच थी उसका निष्कर्ष नेहरू जी में था। कोई भी किसी भी हिस्से में देखिए, चाहे वो आज़ादी का हो, सॉवरेंटी का हो, फॉरेन पॉलिसी में या डोमेस्टिक इकोनॉमी कोई आज़ाद बनाना, या डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करना, या कम्युनलिज्म के खिलाफ, फिरका प्रस्ती के खिलाफ एक सेक्युलर देश बनाना, इन सारी चीज़ों में। और फोर्थली, ये 4 बेसिक आइडियाज़ थे आज़ादी के आंदोलन के। चौथा आइडिया था इक्विटी का, बराबरी का। इन चारों चीज़ों में नेहरू ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। और एक अपनी तरफ से उन्होंने ऐड किया, वो साइंटिफिक टेम्पर, कि जो नया देश बनेगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्निटी, सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ जहाँ पहुँची है उससे फ़ायदा उठा के एक साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना है। तो इन सारे हिस्सों में नेहरू का रोल जो है सबसे आगे बढ़ा हुआ है और इसीलिए शायद उनको आजकल कुछ फोर्सेस अटैक करती हैं। जी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि आज नेहरू की क्या प्रासंगिकता है? 127 साल उनके जन्म को हो गए और 50 वर्ष से ज़्यादा का अरसा उनके निधन को भी हो गया है, 52 साल हो जा रहे हैं। क्यों आज हम नेहरू जी को याद करते हैं? मुझे लगता है कि हमें एक बुनियादी सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि जिसे नेहरूवियन आइडिया कहा जाता है या नेहरूवियन विजन कहा जाता है, क्या उसकी कोई प्रासंगिकता है या वो प्रासंगिकता खत्म हो गई? सवाल ये है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग इस बात को ज़रा ध्यान में रखें कि नेहरू और उनके जैसे दूसरे नेताओं के सामने चुनौती ये थी कि एक बहुत पुरानी सभ्यता, जिसे जवाहरलाल जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वाइज सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कहा था, उस बहुत पुरानी सभ्यता को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में बदलना था।
एक ग्रेट वाइज सिविलाइजेशन को मॉडर्न नेशन स्टेट में बदलना था। और उस वाइज सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो है मध्यमा प्रतिपदा, बीच का रास्ता खोजने की कोशिश, विरुद्धों का सामंजस्य करने की कोशिश। ये मध्यमा प्रतिपदा भगवान बुद्ध का शब्द है, लेकिन असल में ये हिंदुस्तान की सारी इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का क्रक्स है। ठीक। और इस तरह तमाम सारे विरोधों को साथ लेते हुए, परस्पर विरोधी चीज़ों को साथ लेते हुए एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश, मुझे लगता है कि नेहरू असल में भारत की आत्मा को सचमुच समझते थे और उस चुनौती को भी समझते थे कि एक इतनी महान सभ्यता को, जिसमें समस्याएं भी थीं, नेहरू अपने देश को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो अंधा प्रेम नहीं करते थे। वो वैसा प्रेम करते थे जैसा सचमुच हित चिंतन करने वाला करता है। ठीक। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपको उसकी कमियां भी जाननी होती हैं और उनको दूर करने की कोशिश करनी होती है। तो मुझे लगता है कि नेहरू की सबसे बड़ी प्रासंगिकता आज तक और लगातार ये बनी रहेगी कि आप हिंदुस्तान की परंपरा और संस्कृति के असली कैरेक्टर को समझते हैं या नहीं समझते। मैं आता हूँ आपके पास में। हमारे साथ आरएसएस विचारक संदीप महापात्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। संदीप महापात्रा साहब, नेहरू को लेकर के संघ परिवार का एक विरोध रहा है जो राजनीतिक विचारधारा के तौर पे समझ में भी आता है, लेकिन हमने देखा कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए सरकार हो या उससे पहले मोरारजी देसाई की भी गैर कांग्रेसी सरकार और चौधरी चरण सिंह की सरकार, किसी भी सरकार ने कभी भी पंडित नेहरू के महत्व को कम करके नहीं आंका। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आज जो जिस तरह से पंडित नेहरू का मूल्यांकन किया जा रहा है संघ परिवार की तरफ से, वो सही है, जायज़ है? ये देखिए, दो तीन चीज़ें बुनियादी तौर पे हमको समझना पड़ेगा। जहाँ तक संघ के विषय आपने कहा जी, नेहरू जी के प्रासंगिकता के बारे में काफ़ी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन नेहरू जी को जब हम आकलन करते हैं केवल मात्र भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते और उनका जो कार्य का एक कह सकते हैं कि जो उनका जो पीरियड रहा, टाइम पीरियड रहा 1947 से लेकर 1964 तक, केवल मात्र वो वहाँ तक सीमित करके रखना उचित नहीं होगा। उसका कारण यही है कि 1964 के बाद भी उनके जो वंशज इस देश को शासन करते रहे हैं और उन लोगों ने नेहरू जी के प्रासंगिकता को कितने हद तक आज के समय में या पिछले 50 वर्ष या 60 वर्ष के समय में प्रासंगिक बना के रखे, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और जहाँ तक नेहरू जी के बारे में हम कहते हैं कि केवल मात्र एक अंध भावना से कि नेहरू जी ने जो कहा था वो उचित है और उचित था और उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, उनके बातों का आकलन नहीं कर सकते, वो गलत होगा। नेहरू जी को जब मैं आकलन करता हूँ या विरासत की मैं बात करता हूँ, क्या मैं अपने आप से ये पूछ सकता हूँ क्या कि विरासत में हमको भारत में गणतंत्र के हिसाब से एक परिवारवाद मिला? हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, लेकिन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो एक दौर चलना चाहिए था वो हुआ ही या नहीं हुआ? कश्मीर की जो समस्या जो पिछले 70 वर्षों से एक नासूर बन के हम लोगों को नस रही है, वो समस्या को मैं अगर आकलन करता हूँ तो उसमें नेहरू जी का कितना रोल रहना चाहिए था और क्या उन्होंने किया उस समय पे, ये सारे विषय आएंगे। और जहाँ तक संघ परिवार की बात है, मैं आपको ये याद दिलाऊं 1947 में नेहरू जी ने ये कहा था कि संघ को 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। उन्होंने अपने बात एक राजनीतिक तरीके से या फिर एक प्रधानमंत्री के तौर पे कहा होगा, लेकिन विषय अगर आप देखेंगे पिछले 70 वर्षों में संघ ने जो काम देश के लिए किया है, देश हित के लिए किया है, उसको भी कहीं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये एक जो भावना बन रही है कि नेहरू जी के प्रासंगिकता को कहीं चोट पहुंच रही है, कि वही लोग ही कह रहे हैं जो कि नेहरू जी के प्रासंगिकता के नाम पे पिछले 60 वर्षों में एक मिसाल देना चाहूँगा आपको। नहीं है। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। अभी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। उसके 3 दिन पहले से सरकार की ओर से सारे अखबारों में विज्ञापन थे, बड़े बड़े विज्ञापन थे, आने चाहिए। लेकिन आज पंडित नेहरू के नाम पर सरकार की ओर से एक भी विज्ञापन नहीं आया। इसे क्या कहा जाए? देखिए, आज अगर सरदार पटेल की बात आपने छेड़ ली है, पिछले 70 वर्षों में आप मेरे को कितने वाकया बता सकते हैं कि सरदार पटेल जी का जो भारत की प्रति जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है जी, कितने मायनों में सही तौर पे उनको आकलन किया गया है जी। भारत को अगर 560 रियासतों को एक साथ अगर सरदार पटेल बिल्कुल, कोई मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। जी। आज माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है, गाजीपुर में कहा है उत्तर प्रदेश में कि 60-70 वर्ष पूर्व जब गाजीपुर के एमपी ने उस समय माननीय नेहरू जी को बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे समस्या हैं, तो नेहरू जी ने कहा था कि कमेटी बनाएंगे जी। उस कमेटी कहाँ पे किस धूल में मिल गई किसी को पता नहीं है। और जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि नेहरू जी को उनके वंश के लोग ही उनके प्रासंगिकता को खत्म कर रहे हैं, उनके विरासत को खत्म कर रहे हैं। इस बारे में सोचना चाहिए। केवल मात्र विज्ञापन आए, विज्ञापन नहीं आए, इससे आकलन करना गलत होगा। अच्छा। क्योंकि पिछले 70 साल की अगर आप देखेंगे जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जी। ये अभी भी जो पढ़ाया जा रहा है, नेहरू जी को कहीं किसी ने दरकिनार नहीं किया है। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास में। विवेक काटजू साहब, आप राजनयिक हैं, लंबा आपका अनुभव है कूटनीति में। देश की जो विदेश नीति आज़ाद होने के फ़ौरन बाद बनी और उसके बाद जिस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक दौर आया, जबकि तीसरी दुनिया के देश अलग खड़े हुए, अमेरिका और रूस, सोवियत रूस से अलग हट करके, उस योगदान को नेहरू जी के आप किस रूप में देखते हैं और जो उनकी विदेश नीति थी उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि भारत की जो विदेश नीति में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर दिया गया नेहरू जी के ज़रिए, वो बिल्कुल उचित था। क्योंकि नेहरू हम स्वतंत्र हुए थे और अगर किसी भी गुट से, अमेरिका के गुट या वेस्टर्न गुट या सोवियत गुट के साथ जुड़ जाते, तो फिर जो हमारी स्वतंत्रता जो हम थी उसका विदेश नीति में कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये एक जो उनका योगदान है, एक बुनियादी योगदान, इसको देश कभी नहीं भूल सकता। और उसी योगदान पर और उसी सिद्धांत पर कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे, हर सरकार ने आगे उसको बढ़ाया है। मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी भी आज उस सिद्धांत से नहीं हटे हैं, क्योंकि उस सिद्धांत से भारत जैसा देश हट नहीं सकता। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक शब्द मैं और कहना चाहता हूं, जो कि भारत की डोमेस्टिक नीति से संबंधित है। ये कोई नहीं कह सकता कि नेहरू जी का जो योगदान है आधुनिक भारत में निर्माण में वो किसी से कम रहा। आधुनिक भारत जो है एक प्रकार से उनकी देन है, क्योंकि जो उन्होंने जो सिद्धांतों पर, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पर, एक सेकुलरिज्म पर जो उन्होंने जोर दिया, वही हमारे देश की बुनियाद है, उससे नहीं हट सकते। लेकिन एक खामी रह गई, वो ये था कि उन्होंने अपने परिवार को नहीं रोका। मैं मानता हूं कि इंदिरा जी को आगे बढ़ाना गलत था, क्योंकि उन्होंने जो एक ये छूट दे दी अपने परिवार को, वो उसके बाद परिवारवाद हमारे राजनीति में घर कर गया और वो उसका जो असर है वो आज हम देख रहे हैं। ठीक, मैं आता हूं इसी तरह अगर फिर मैं विदेश नीति की तरफ लौटूं तो एक शब्द और कहूंगा कि हाँ, कश्मीर के मामले में उनसे बहुत बड़ी चूक हुई ये, और वो जो गलती हुई उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। जी, मैं आता हूं विवेक जी आपके पास में। आप रहे हमारे साथ में। नीरजा जी, अब आपकी बारी कि आपने सारी बहस को सुना, सारे पक्ष विपक्षों को भी सुना। आप क्या समझती हैं कि आज क्या हम पंडित नेहरू का जो योगदान है इस देश के लिए, उसके साथ इंसाफ कर पाए हैं, कर पा रहे हैं? देखिए, आज तो जो आज की सरकार है उसको लगता है कि नेहरू जी को बहुत अहमियत दी गई है। उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो अपनी जगह हैं। हर ग्रुप का अपना प्रोग्राम होता है, आइडियोलॉजी होती है, और उनको चुना गया, भारत की जनता ने चुन के उनको वहाँ बिठाया है। लेकिन एक परिवार को इतनी अहमियत देना, जिसका जिक्र कई लोगों ने किया है, और बाकी जो नेतृत्व था जिसका बहुत अहम रोल था, उसको गौण कर देना, तो अपने आइकॉन्स को तो बीजेपी आगे ला ही रही है, लेकिन ये जो इम्बैलेंस था, जैसे सरदार पटेल को कोऑप्ट कर लिया, जयप्रकाश नारायण को कोऑप्ट कर लिया, लोहिया को भी अब कोऑप्ट कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है नेहरू को भी आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जहाँ तक वो लाए उससे अब मैं आगे उनके जो काम पूरे नहीं हुए उनको मैं पूरा करूँगा। तो नेहरू जी की जो देन मैं मानती हूँ वो है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, बराबरी की बात की है, और कई इतिहासकारों ने जो लिखा आज के पेपर्स में, पर्सनल लिबर्टी को जो उन्होंने अहमियत दी वो रही है। अब ये बहुत सूझबूझ की स्ट्रैटेजी है, ऐसे नहीं हो गया। हमारा देश जो कि इतने सारे भाषाएं हैं, धर्म हैं, प्लूरल देश है, उसको इकट्ठा रखने का एक ही मात्र तरीका है और वो डेमोक्रेसी है।
हमारे देश में जितने माइनॉरिटीज़ हैं, 180 मिलियन की हम बात करते हैं, उनको आप पसंद करें नहीं करें, आपको अरेबियन सी में आप नहीं डाल सकते हैं। तो उनको साथ लेके आपको चलना है। ऐसा नहीं कि 80,000 लोग हैं, आपको अच्छे लगे नहीं लगे, नहीं तो देश टूट जाएगा। तो सेक्युलरिज्म एकमात्र तरीका था। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिनकी अगुवाई, तो आपको लग रहा है कि उसको कहीं खतरा है, कहीं ना कहीं उसको मुझे लगता है कि शायद ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी एक मैन ऑफ डेस्टिनी हो सकते हैं हिंदुस्तान के लिए, अगर दो चीज़ें हो जाएं, टॉलरेंस टुवर्ड्स डिसेंट और माइनॉरिटीज़ को एक अश्योरेंस देना कि उनकी जगह वही है जो बाकी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना। ठीक। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी साहब, आपने कांग्रेस का इतिहास लिखा है, 125 साल होने पर 2 किताबें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रकाशित हुई थी, जिसको आपने एडिट किया था। जब हम नेहरू जी का आकलन करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारी धाराएं थीं, उसमें जाहिर है कि उसका नेतृत्व गांधी और नेहरू भी कर रहे थे, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में जहां हम पंडित नेहरू की उन सारी चीज़ों का गुणगान करते हैं जो उन्होंने की, वहीं ये कहा जाता है कि कश्मीर और चीन ये 2 ऐसे विषय थे जिनमें वो विफल रहे। क्या आप इस आकलन से सहमत हैं? विफल रहे तो मैं नहीं मानता जी। कश्मीर प्रॉब्लम है, चीन का भी प्रॉब्लम है। नेहरू का एक विजन था, एशियन सॉलिडारिटी का विजन था, एंटी इंपीरियलिज्म का विजन था, इसीलिए सिर्फ नेहरू नहीं हमारे नेशनल मूवमेंट के सपोर्ट से चीन को हमारे यहाँ से मेडिकल टीम भेजी गई। एंड कोई भी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ये नहीं कहेगा कि चीन और भारत की फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, दैट एशियन सॉलिडारिटी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि आप एशियन सेंचुरी कह रहे हैं, आज की बात नहीं, मैं पंडित नेहरू की बात कर रहा हूँ, 62 की बात कर। तो 62 में तो उसमें ये अजम्पशन था कि ये नहीं होगा, पर हुआ जी। That is not because Nehru ji created it. There are global reasons why China happened, and also global reasons why the Kashmir issue had to be taken in this way. मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई और होता तो कुछ और कर देता, मेरे ख्याल से तो ये नहीं है, ठीक है। पर जो दूसरी जो आप बहस कर रहे थे कि नेहरू की लेगेसी अब चल रही है कि नहीं, इस पर मैं एक मिनट लेना चाहूँगा कि हर एक एरिया में उसका उल्टा किया जा रहा है। जैसे कि द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कि अपोजिशन को बोलने देना, वो खत्म हो जा रहा है। स्टूडेंट्स को पकड़ के जेल में डाल देते हैं देशद्रोह के नाम पे। हमारे जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को दूसरी जगह बुलाया नहीं जाता है, डरते हैं कि जेएनयू वाले को बुलाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो कंप्लीट किलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो रहा है इस देश में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते ही नहीं है उसमें। They are actually being killed. Kalburgi is not the only one. आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये तो ये हो गई। आप सेक्युलरिज्म की बात करिए, कैलिब्रेटेड कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है देश में, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज नथिंग टू से अबाउट इट। आप ले लीजिए सॉवरेनिटी की बात, मैं इसमें थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि वाजपेयी तक तो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी चल रहा था, पर इस वक्त ये कहना कि हमारा टिल्ट इनॉर्मसली अमेरिका की तरफ नहीं है, माय फ्रेंड बराक की तरफ, विल बी रॉन्ग। आई थिंक इन ऑल एंड लास्टली एक और जी द नेहरू बैशिंग जो हो रही है, ये जो अभी जिक्र किया कि इफ ओनली पटेल आ जाते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, एवरीथिंग एल्स एवरीबॉडी एल्स वुड हैव बीन ऑल राइट। आरएसएस के एक लीडर ने ये भी कहा कि वो गोली जो उन्होंने मारी गोडसे ने, मेरे पास समय की कमी है, थोड़ी गलत जगह लग गई, वो गांधी जी को नहीं नेहरू को गोली लगनी चाहिए थी, ये विश्वास है। संदीप पात्रा साहब, अभी जो बातें कही गई हैं उसे उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? और ये कि कश्मीर का जिक्र तो आपने किया, नेहरू जी की कमियां या गलतियां जो भी कहें वो आपने गिनाई, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से देश चल रहा है और उस वक्त उनके सामने चला 15-16 साल तक, क्या उसमें आपको बुनियादी मतभेद क्या है? नहीं, देखिए, बात की मैं ये कहना चाहूँगा, प्रोफेसर मुखर्जी ने अभी डिसेंट की बात की, देशद्रोह की बात कही जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके माध्यम से देश को भी ये ज्ञात है कि सन 1951 में देश में पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, देश जब आज़ाद नहीं थी उस समय भी सेडिशन का लॉ था, और नेहरू जी का ये कहना था कि द मोमेंट आई कम टू पावर आई विल रिपील दिस प्रोविजन इन आईपीसी। लेकिन विडंबना ये देखिए, 1951 में या 51 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट आया, वो इसी का ही था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन आर्टिकल 19 में जो आज हम देखते हैं, केविएट देखते हैं, वो नेहरू जी की देन है। तो ये कहना कि आज के समय में वो है,
वो सरासर गलत है। और जहाँ तक डिसेंट और लिबर्टी की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा एक निरपेक्ष भाव से हमको देखना पड़ेगा। डिसेंट और लिबर्टी की लिबरलिज्म की जहाँ तक बात करते हैं, गांधी जी ने उस समय कहा था 1947 में कि जिस दिन देश स्वाधीन होगा उस दिन कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अगर नेहरू उस तरह के लिबरल पर्सन थे, उन्होंने गांधी जी की बात क्यों नहीं सुनी? और जहाँ तक लिबरलिज्म की बात बार बार हम लोग करते हैं, नेहरू जी के बारे में प्रोफेसर मुखर्जी को भी पता है, उन्होंने भी लिखा है, और जेएनयू के काफ़ी सारे प्रोफेसर और बाकी जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी लिखा है कि लिबरलिज्म की वो बात तो करते थे लेकिन डिसेंट उनको पसंद नहीं था। मेरा ये कहना है कि जो आकलन है एक बराबर का, एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। और ये कह देना कि आज के समय में नेहरू जी के जो लेगेसी है या फिर जो देन है देश के प्रति, उसको दरकिनार किया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि ये गलत है। ठीक है विवेक काटजू साहब, बहुत संक्षेप में कि चीन के मुद्दे पर कहा जाता है कि नेहरू जी काफ़ी आहत थे और शायद इसी सदमे से उनकी जान भी चली गई, कुछ लोगों का मानना है। लेकिन ये कहा जाता है बाद में जो रिपोर्टें आई कि हाँ उनसे गलती हुई, आप किस रूप में देखते हैं इसको? चीन में बेहद गलती हुई। एक आदर्शवाद पर थोड़ी कूटनीति चलती। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी जरूरत है, लेकिन इसके माने ये नहीं था कि हिंदुस्तान के जो हित थे चीन में वो एक आइडियलिज्म के तौर पे देखे जाए। चीन के नेहरू जी की चीन नीति बिल्कुल फेलियर रही। 1962 में जो हुआ वो ये कहना कि ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो गया, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे, ये तो बिल्कुल एक किस्म से वाइट वॉश करना हुआ। जो उनकी मिस्टेक्स हुई, महान व्यक्तियों की महान मिस्टेक्स भी होती हैं। और कश्मीर का मुद्दा और चीन का मुद्दा विदेश नीति में एक महान गलतियां, अगर आज आप विश्लेषण करें पंडित जी के युग की नीतियों का, विदेश नीतियों का, तो उसमें गलतियां हुई थी। ये कहना कि कोई गलती नहीं हुई, ये तो एक पंडित जी की पूजा करने के की तरह हुआ, जो जिसका वो खुद खंडन करते थे। जी शुक्रिया विवेक साहब। पुरुषोत्तम जी, अभी जो विवेक काटजू साहब कह रहे थे और प्रोफेसर साहब ने जो कहा, उससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि दोनों ने एक विरोधाभासी बातें कही। देखिए, ऐसा है, चूंकि आपके पास समय कम है इसलिए मैं केवल पॉइंटेड बात करूंगा। जी, पहली बात, हम बात कर रहे हैं नेहरू की विरासत की, नीतियों की नहीं कर रहे हैं। नीतियों पर बात करें तो वो एक अलग डिस्कशन हो सकता है, और उसमें फिर नेहरू और पटेल और उस समय भारतीय जनसंघ की या स्वतंत्र पार्टी की किस मुद्दे पर क्या राय थी, इसकी तफसील में जाना होगा, और वो तफसील काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी तकलीफदेह साबित होगी। इसलिए मैं केवल विरासत पर फोकस करूँगा। और विरासत की जहाँ तक बात है, हमें ये बात समझनी होगी कि जिसको आप आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जो मैंने कहा कि एक सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन को, एक सिविलाइजेशन को नेशन स्टेट में बदलना, नेहरू इस बात को जानते थे कि वो केवल एक सोशल और कल्चरल चीज़ नहीं है, उसके लिए सॉलिड इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल बेसिस चाहिए। इसलिए उस ज़माने में जबकि आईआईटी पर खर्च करना लोगों को फिजूल खर्ची लगती थी, आईआईएम एशिया के किसी देश में नहीं थे, हिंदुस्तान में बनाए गए। और सिलिकॉन वैली में आज जो भारतीय आबादी है और मंगलयान जिसका श्रेय कुछ लोग लेते हैं, इसरो का निर्माण, आज़ादी के पहले अंतरिम सरकार के दौरान न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन का निर्माण, इसको कहते हैं दूरदृष्टि और इसको कहते हैं विरासत। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, मैं केवल जिज्ञासा बस जानना चाहता हूँ, आप कभी रिसर्च कीजिएगा या करवाइएगा जी, कि नेहरू के ज़माने में और उसके बाद शास्त्री जी के ज़माने में, वाजपेयी जी के भी ज़माने में, ऐसा कब और कितनी बार हुआ कि रूलिंग पार्टी, रूलिंग डिस्पेंसेशन और प्रधानमंत्री जी का हर आलोचक देशद्रोही है और एंटी नेशनल है और बाजिबुल कत्ल है? ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। नीरजा जी, और खासकर नेहरू जैसे व्यक्ति जिनके बारे में आप इस बात को समझिए कि नेहरू ने चाणक्य के नाम से खुद लेख लिखा था जी जी, कि व्यक्ति पूजा, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बहुत बुरा होता है। ठीक, इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम विरासत की बात करते हैं। और आखिरी बात कुर्बान साहब, ठीक, वही मैं कह रहा हूँ, और आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कुर्बान साहब, उन्होंने ये बात बारंबार कही थी, विविध रूपों में कही थी कि आई वुड प्रेफर अ इररिस्पॉन्सिबल प्रेस देन अ कंट्रोल्ड प्रेस। मैं इसी पे आ रहा था नीरजा जी लोकतांत्रिक कि ये मेरे सामने उनका कोट है कि चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए प्रेस, मैं उस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाऊंगा। और अब आज हम देख रहे हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्टून भी आ जाता है तो पत्रकार जेल में होता है, जबकि नेहरू जी ने खुद शंकर से कहा था कि शंकर डोंट स्पेयर मी। तो आज जो स्थिति है, जो लीगेसी की हम बात कर रहे हैं, कि हम क्या नेहरू को सही मायने में ट्रिब्यूट दे पा रहे हैं, उनकी लेगेसी को की इज्जत कर पा रहे हैं? बैलेंस वे में नहीं कर पा रहे हैं। और किसी भी सरकार के लिए एसिड टेस्ट होता है कि मीडिया को वो कैसे
ट्रीट करता है? क्या मीडिया सिर्फ अपस्टार्ट है जिसके प्रति आपका कंटेम्प्ट है, या आप मानते हैं कि मीडिया का भी उतना रोल है समाज में, बहुत वक्त की पॉलिटिक्स कमी में, है नीरजा जी, जितना बहुत माफ़ी के साथ बहुत बाकियों बहुत का? शुक्रिया प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल और संदीप महापात्रा साहब, विवेक काटजू साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो नेहरू आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं और आगे आने वाले समय में भी हमें मशले राह दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मेरे साथ देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।